क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 4 से शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके तक पढ़ाया था। जिसमें बेटा मैंने आपको जितना भाग मैंने आपको पाठ 4 में बताया था, उसमें बेटा मैंने आपको ये बताया था कि एक के बाद एक साम्राज्य भारत में आता गया, जिसमें से मौर्य साम्राज्य, कुषाण, गुप्त, दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 सौ वर्षों तक हमारे भारत में कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देसी थे। जितने राजवंश थे बेटा वे लगभग देसी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे, जल्दी अपने आप को इस देश और इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप उन्होंने अपने आप को ढाल लिया था। जैसा कि लेखक ने बताया बेटा जवाहरलाल नेहरू जी ने कि बहुत सारे राजवंश आए जो देसी थे और 2-2, 3-3 सौ सालों तक भारत में कायम रहे। जिसमें से कुषाण जो आए उन्होंने अपने आप को हमारी ही परंपरा के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। अब बेटा मैं आपको उसके आगे का भाग समझाने जा रही हूँ। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की दिनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। जब इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। जब बेटा कभी दो राज्यों के बीच युद्ध हुआ या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन हुआ तो जो आम जनता थी बेटा उनके जीवन पे इसका कोई हस्तक्षेप, उसके जीवन पर जो दिनचर्या थी बहुत कम ही हस्तक्षेप हुआ था। और इतिहास का सर्वेक्षण बताता है, इतिहास के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर जो हैं वह यूरोप की तुलना में कहीं और अधिक थे। जब भारत में बेटा अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। अब आइए बेटा पेज नंबर 52 पर। कायम था राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज्य यहाँ कायम हो सका। जब बेटा हमारे देश में अंग्रेजी शासन आए उस समय हमारा देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। राजनीतिक और आर्थिक अवस्था हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी वह टूट चुकी थी और यही कारण था कि वह राज्य यहाँ कायम हो सका। अब आपका अगला जो टॉपिक है वह है प्रगति बनाम सुरक्षा। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले जाती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती। यह दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वह भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाज का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया था उसका बेटा मूल आधार था स्थिरता और सुरक्षा।
वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवार पर आधारित जो सामाजिक ढांचा था, उसने बेटा इस उद्देश्य को पूरा करने में भी सहायता की। जो उद्देश्य था कि सभ्यता का निर्माण, भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया था उसका मूल आधार था सुरक्षा, और हमारी वर्ण व्यवस्था ने और संयुक्त परिवारों पर जो आधारित सामाजिक ढांचा था उसने इस बात में बहुत ज़्यादा सहायता भी की थी। वह भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन भी करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद, जो रीति रिवाज का कड़ाई से पालन करना पड़ता था, इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की। ये सारी पाबंदी थी कि हमें रीति रिवाज का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। इस सारी पाबंदी के बावजूद भी पूरे समुदाय को लेकर लचीलापन था। कोई ऐसा कानून नहीं था, सामाजिक नियम नहीं था जो रीति रिवाज से बदला जा सके। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को, यही लचीलापन जो था जिसके कारण विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की गई। समन्वय केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया। समन्वय मतलब मेल जोल केवल भारत में बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच भी समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेषाधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित बनी रहती थी। ऐसा लगता था कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा वहाँ वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में खुद को या भारत को नुकसान पहुँचाया। समन्वय, मेलजोल, ऐसा नहीं कि बेटा भारत में बाहर से जो आने वाले तत्व थे उन्हीं के साथ था, बल्कि व्यक्ति के भीतरी और बाहरी जीवन और मनुष्य के प्रकृति के बीच में भी समन्वय स्थापित किया। भारत में विविधता थी, विभिन्नता थी, फिर भी एकता थी, एकता की मोहर लगी रहती थी। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। साथ ही ऐसा लगता था कि हर ऐसे तत्व ने जो बाहर से भारत में आया, बाहर से हमारे देश में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और भारत से बहुत कुछ
ले लिया। जहाँ वह अलग थलग रहा तो वहाँ नष्ट हो गया, और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने बेटा खुद को या भारत को नुकसान पहुंचाया। अब है भारत का प्राचीन रंगमंच। ये आपके लिए बेटा महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत का प्राचीन रंगमंच क्या है। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में और अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिनमें एक हद तक नाटकीयता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकर ग्रहण करना आरंभ कर दिया था। ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों की सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो। रंगमंच में यहाँ बेटा नाट्य शास्त्र को दिखाया गया है कि रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को 3री शताब्दी की रचना कहा जाता है। 6वीं या 7वीं शताब्दी के महान वैयाकरण पाणिनि ने भी कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है और ये नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी थी और नाटकों की जो सार्वजनिक प्रस्तुति होती थी वह आम बात थी। मतलब रंगमंच के क्षेत्र में जो है महाभारत रामायण में नाटकों का उल्लेख मिलता है। जो नाटक थे, जो भारत का प्राचीन रंगमंच था, उसमें रामायण महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीला से संबंधित गीत थे, संगीत था और नृत्य था। बल्कि पाणिनि ने भी कुछ नाट्य शास्त्र रूपों का उल्लेख किया है। जो नाटक की प्रस्तुति होती थी वह आम बात थी। मतलब हमारे भारत में प्राचीन रंगमंच पूर्ण रूप से विकसित था। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप से लिखे गए संस्कृत नाटक ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का एक संग्रह खोज में मिला है। नाटक और नाट्य शास्त्र को बेटा प्राचीन रंगमंच में विकसित रूप दिखाया गया है। माना जाने लगा कि नियमित रूप से लिखे गए जो नाटक हैं संस्कृत के, वह 3री शताब्दी में ही पूरी तरह से प्रतिष्ठित और विकसित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे रचनाकारों और नाटकों का अक्सर उदाहरण दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं और ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में ही 13 नाटकों का एक संग्रह भी खोज में मिला है। अब आइए पेज नंबर 54 पर। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। अब तक जितने भी संस्कृत नाटक मिले हैं सबसे प्राचीनतम नाटक है बेटा अश्वघोष के। वह ईस्वी सन के आरंभ में के ठीक पहले या बाद में हुआ था। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपियों के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में मिले हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। अश्वघोष के जो अब तक संस्कृत के नाटक मिले हैं उसमें सबसे प्राचीनतम नाटक अश्वघोष के हैं। अश्वघोष ने बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी भी लिखी जो बहुत लोकप्रिय
हुआ। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 ईस्वी में तब हुई जब कालिदास के शकुंतला पर सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। सर विलियम्स जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश, इटालियन में भी उसके अनुवाद हुए। गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी बेटा 1789 में हुई। तब हुई जब कालिदास ने जब शकुंतला लिखी और शकुंतला का सर विलियम जोन्स ने अनुवाद प्रकाशित हुआ। विलियम जोन्स द्वारा अनुवाद प्रकाशित हुआ। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर ही जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए हैं और शकुंतला की उन्होंने बहुत प्रशंसा भी की। कालिदास को संस्कृत का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, मतलब उसके समय के बारे में बेटा जानकारी नहीं है, पर संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैनी में था। माना जाता है कि वह दरबार में 9 रत्नों में से एक था। उसकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव मिलता है। कालिदास ने जो भी लिखा तो उसमें जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव उसकी रचनाओं में मिलता है। कालिदास का समय अनिश्चित है, पर यह संभावना प्रकट की जाती है कि वह गुप्त वंश के विक्रमादित्य के शासन काल में आया था और उसके दरबार के 9 रत्नों में से कालिदास एक था। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। कालिदास की जैसे शकुंतला के बारे में पता चला बेटा आपको, वैसे ही कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत। एक प्रेमी जिसे बंदी बनाकर उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया। वर्षा ऋतु में एक बादल से अपनी तीव्र चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहा गया। कालिदास की एक लंबी कविता है मेघदूत, जिसमें बेटा एक प्रेमी जिसे बंदी बना लिया गया और उसकी प्रेयसी से अलग कर दिया गया। वर्षा के ऋतु में एक बादल से अपनी चाहत का संदेश उस तक पहुंचाने के लिए कहता है। कालिदास से संभवतः काफी पहले एक बहुत प्रसिद्ध नाटक की रचना हुई थी, शूद्रक का मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी। यह एक कोमल और एक हद तक बनावटी नाटक है, लेकिन इसमें ऐसा सत्य है जो हमें प्रभावित करता है और हमारे सामने उस समय की मानसिकता और सभ्यता की झांकी प्रस्तुत करता है। इस तरह से बेटा आपको भारतीय रंगमंच के बारे में पता चला, नाटक के बारे में पता चला, साथ ही नाटककारों के बारे में पता चला, जिसमें जिक्र किया गया कालिदास का और अश्वघोष का। जिसमें से कालिदास का जो शकुंतला है उसका सर विलियम जोन्स द्वारा अनुवाद प्रकाशित हुआ और उसकी शकुंतला की बहुत प्रशंसा की गई। ऐसे ही कालिदास की कविता है मेघदूत, उसका जिक्र किया गया। ये है हमारे प्राचीन रंगमंच, प्राचीन नाटक। अब आइए बेटा पेज नंबर 55 पर। 400 ईस्वी के लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक और प्रसिद्ध नाटक लिखा गया। वह विशाखदत्त का नाटक मुद्राक्षस था। यह विशुद्ध राजनीतिक नाटक था जिसमें प्रेम या किसी पौराणिक कथा को आधार नहीं बनाया गया। कुछ अर्थों में यह नाटक वर्तमान स्थिति से बहुत प्रासंगिक है। इसी तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में एक प्रसिद्ध नाटक लिखा गया जिसका नाम था यह विशाखदत्त का था और जिसका नाम था मुद्राक्षस। इसमें यह राजनीतिक नाटक था, इसमें कोई प्रेम या कथा नहीं दिखाई गई। कुछ हद तक ये नाटक वर्तमान स्थिति में बहुत
प्रासंगिक था। राजा हर्ष, जिसने 7वीं सदी ईस्वी में एक नया साम्राज्य कायम किया, नाटककार भी था। हमें उसके लिखे हुए 3 नाटक मिलते हैं। 7वीं सदी के आसपास ही भवभूति हुआ, जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा, भवभूति जो संस्कृत साहित्य का चमकता सितारा था, वह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ और केवल कालिदास का ही स्थान उसके ऊपर माना जाता था। जैसा कि बेटा हमने पिछले पढ़ाया, तो पिछले अभी जब मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 4 में ही, तो मैंने हर्ष का जिक्र किया था कि वह एक बहुत बड़ा नाटककार भी था। तो हर्ष के द्वारा लिखे गए 3 नाटक भी मिलते हैं और 7वीं शताब्दी के आसपास ही भवभूति, जो संस्कृत साहित्य का एक चमकता हुआ सितारा था, वह भी बहुत लोकप्रिय हुआ और वही केवल कालिदास के ही स्थान पर उसके ऊपर माना जाता था। संस्कृत नाटकों की यह धारा सदियों तक बहती रही, लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ में गुणात्मक दृष्टि से स्पष्ट रूप से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। संस्कृत नाटकों की जो धारा थी बेटा, वह कई सदियों तक बहती रही, लेकिन जब तक 19वीं सदी आई, तो 19वीं सदी के आरंभ में ही गुणात्मक दृष्टि से उसमें ह्रास दिखाई देने लगा। प्राचीन नाटकों की भाषा मिली जुली है। संस्कृत और उसके साथ एक या एकाधिक प्राकृत यानी संस्कृत के बोलचाल में प्रचलित रूप। उसी नाटक में शिक्षित पात्र संस्कृत बोलते हैं और सामान्य अशिक्षित जन समुदाय, प्रायः स्त्रियां, प्राकृत, हालांकि उनमें अनुवाद भी मिलते हैं। यह साहित्यिक भाषा और लोकप्रिय कला के बीच समझौता था। फिर भी प्राचीन नाटक अक्सर राज दरबारों या उसी प्रकार के अभिजात दर्शकों के लिए अभिजात्यवादी कला को प्रस्तुत करते हैं। इस ऊंचे दर्जे के साहित्यिक रंगमंच के अलावा हमेशा एक लोकमंच भी रहा है। इसका आधार भारतीय पुराकथाएं, जैसे कि नाटक के बारे में है बेटा, उसी तरह से यहाँ पर पुराकथाएं और महाकाव्यों की भी बातें, कि जो महाकाव्यों से ली गई कथाएं होती थी, मतलब एक और साहित्यिक रंगमंच भी था। जैसे नाटक था, वैसे एक साहित्यिक रंगमंच भी था, जो हमेशा एक लोकमंच भी रहा। इसका आधार क्या था? इसका आधार था पुराकथाएं और महाकाव्यों से ली गई कथाएं। दर्शकों को इस विषय की अच्छी तरह जानकारी रहती थी और इसका सरोकार नाटकीय तत्व से कहीं अधिक प्रस्तुति पर भी रहता था। ये अलग अलग क्षेत्रों की बोलियों में रचे जाते थे। जो ये साहित्यिक रंगमंच थे, इसकी जो मतलब इसका आधार था, वह था पुराकथाएं या महाकाव्यों से ली गई कथाएं। इनकी जो बोलियां होती थी साहित्यिक रंगमंच की, इसकी बोलियां भी अलग अलग होती थी, अतः उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते थे। दूसरी ओर संस्कृत नाटकों का चलन पूरे भारत में था। जो संस्कृत के नाटक थे बेटा, उसका चलन और उसके दर्शक जो थे वो पूरे भारत में थे, क्योंकि उनकी भाषा पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। दूसरी ओर जो संस्कृत के नाटक थे बेटा, उसका चलन, संस्कृत के नाटकों का चलन पूरे भारत में था, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वह पूरे भारत के शिक्षित समुदाय की भाषा थी। इस तरह से आपको बेटा नाटक के बारे में पता चला, साथ ही रंगमंच के बारे में पता चला। जो हमारे प्राचीन नाटक है, नाटककार हैं, इसके बारे में भी आपने इस भाग में पढ़ा। साथ ही साथ आपने साहित्यिक रंगमंच के बारे में भी पढ़ा। अब आइए बेटा अगले पेज पर, पेज नंबर 56। संस्कृत भाषा की जीवंतता और स्थायित्व। संस्कृत अद्भुत रूप से समृद्ध भाषा है, अत्यंत विकसित और नाना प्रकार से अलंकृत। संस्कृत भाषा अद्भुत भाषा है, समृद्ध भाषा है, विकसित है और अलंकृत भी है। इसके बावजूद वह नियत और व्याकरण के उस ढांचे में सख्ती से जकड़ी है जिसका निर्माण
2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। संस्कृत का निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था। इसका प्रसार हुआ, संपन्न हुई, भरी पूरी और अलंकृत हुई, पर इसने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत ने अपने मूल को नहीं छोड़ा। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। संस्कृत साहित्य के पतन के काल में भाषा ने अपनी कुछ शक्ति और शैली की सादगी खो दी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहा था, संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसकी बनावट अद्भुत है। यूनानी भाषा के मुकाबले यह अधिक पूर्ण है, लातीनी के मुकाबले अधिक उत्कृष्ट है और दोनों के मुकाबले अधिक परिष्कृत है। पर दोनों के साथ वह इतनी अधिक मिलती जुलती है कि यह संयोग आकस्मिक नहीं हो सकता। यह साफ पहचाना जा सकता है कि इन सभी भाषाओं का स्रोत एक ही है, जो शायद अब मौजूद नहीं रहा। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। उनका अधिकांश शब्दकोश और अभिव्यक्ति का ढंग संस्कृत की देन है। संस्कृत काव्य और दर्शन के बहुत से सार्थक और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिनका विदेशी भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता है, आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में जीवित है। यह है क्लास 8 संस्कृत के विषय में कि संस्कृत भाषा आज भी स्थायित्व उसका आज भी है, आज भी उसकी जीवंतता है। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और उत्कृष्ट है, परिष्कृत है, अलंकृत है और आज भी हमारी लोक प्रचलित भाषाओं में यह जीवित है। तो इसका जो है इसका निर्माण 2600 वर्ष पहले पाणिनि ने किया था और संस्कृत अत्यंत समृद्ध और विकसित भाषा है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है बेटा कि मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी कि जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचान कर, जब भारत ने, हमारे देश ने अपनी आत्मा को पहचान कर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की जरूरत नहीं है। जो समय हमारे भारत का बीत गया, हमें उस समय में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बेटा कितना अच्छा लिखा है कि देश को जानने के लिए युग की यात्रा करनी चाहिए, तन से नहीं, मतलब शरीर से नहीं कि शरीर से हम कहीं घूम के चले आए, बल्कि मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करनी चाहिए। जरूरत है जहां भारत ने अनेक रूपों में विस्तार किया था। अब आइए बेटा पेज नंबर 57 पे। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभार बृहत्तर भारत कहा गया है, लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियाँ नहीं मिलती हैं। बहुत से अंतर विरोध भी हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं, किसी सुविधा की, किसी सामग्री की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सी कड़ियाँ ऐसी हैं जो हमें प्राप्त नहीं है, जो बहुत सी कड़ियाँ जो हमें
नहीं मिली हैं। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं। भारतीय पुस्तकों से हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं और इन सब से अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण। हमें चीन से प्राप्त बेटा ऐतिहासिक विवरण मिला है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमें अपने भारत के बारे में जानने के लिए। और बहुत सी कड़ियाँ ऐसी हैं जो हमें आज भी नहीं मिली हैं। इसके अलावा बहुत से शिलालेख और ताम्रपत्र भी हैं। हमें जिस तरह से अपने भारत को जानने के लिए हमें ऐतिहासिक विवरण मिला है चीन से, भारतीय पुस्तकें मिली हैं, इसी तरह से पुराने शिलालेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों की विशाल खंडहर है, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदूर में। भारत को जानने के लिए बेटा जो एक इमारतों का खंडहर मिला है जो अंगकोर और बोरोबुदूर में विशेषकर है, और अक्सर महाकाव्य और पुराकथाओं का भावानुवाद भी मिलता है। इस तरह से भारत को जानने के लिए हमें शिलालेख, भारतीय पुस्तकें, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत, चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण आदि चीज़ें बेटा हमें मिलती हैं जो हमें भारत के बारे में बताती हैं। ईसा की पहली शताब्दी में लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह है कि इनका आयोजन स्पष्टता राज्य द्वारा किया जाता है। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं उस समय कंबोज कहलाया। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जौ का टापू है। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जौ का टापू है। आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता था। नामों का जो संबंध है वो किसी या तो खनिज के नाम पर, धातु या फिर किसी उद्योग या खेती के पैदावार से होता था। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर आता। जैसे कि ये नाम थे तो नामों को देखने के बाद खुद पर खुद जो ध्यान है वह व्यापार की ओर आता है। यह व्यापार एशिया पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हो गया। इसके बाद जो ये व्यापार है दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया और साहसिक व्यवसायियों और जो व्यापारियों के बाद जो धर्म का प्रचार करने वाले थे उनका जाना शुरू हो गया, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। जो ये समय है अशोक के ठीक बाद का समय था जब धर्म प्रचारकों और व्यापारियों का जाना शुरू हुआ। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांत से पता चलता है कि भारत और सुदूर पूर्व के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी तक नियमित समुद्री मार्ग होता था। संस्कृत की प्राचीन कथाएं और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त जो वृत्तांत हैं उनसे ये पता चलता है कि पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था, यानी कि समुद्र के मार्ग से व्यापार होता था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था।
ये बात स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का जो उद्योग है वह बहुत उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाजों का कुछ कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख भी मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चिन्ह अंकित है। दूसरी और तीसरी शताब्दी में दक्षिण भारत में कुछ सिक्के पाए गए जिन सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चिन्ह बना हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय जहाज का कितना विकसित था। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों का चित्र है। यानी कि जिस तरह से दूसरी और तीसरी शताब्दी में दक्षिण भारतीय सिक्कों पर दोहरे पाल की मोहर है जिसमें जहाजों का चिन्ह अंकित है। इसी तरह से बेटा अजंता के भित्ति चित्रों में भी लंका विजय और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों का चित्र है। महाद्वीप के देशों बर्मा, श्याम और हिंद चीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया और धर्म और कला भारत ने जीवन दर्शन चीन ने दिया। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे भी कुछ अधिक का है। एशिया की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर 15वीं शताब्दी के अंत तक जो भारतीय उपनिवेश का इतिहास है, भारतीय उपनिवेशों का जो इतिहास है वह तकरीबन 1300 साल या उससे भी अधिक का है। पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर यह उपनिवेशों का इतिहास 15वीं शताब्दी के अंत तक रहा है। क्लास 8 आज बेटा आपको यहाँ तक पढ़ना है। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है, आज मैंने आपको नाटक के बारे में बताया, संस्कृत भाषा के बारे में बताया, भारतीय उपनिवेश के बारे में बताया कि भारतीय उपनिवेश हमारा कैसा था, उनका नामकरण कैसा था। साथ ही मैंने आपको नाटक के बारे में, नाटककारों के बारे में बताया। फिर प्रगति बनाम सुरक्षा के बारे में बताया, प्राचीन रंगमंच के बारे में बताया। तो क्लास 8 जितना बेटा मैंने आपको पढ़ाया है, आप इतना फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।